हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो आज का विषय है फाइनेंशियल अकाउंट, बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम में आने के जो भी क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा ये जो पार्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंट का, वो दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसा कि हम लोग हर बार आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते हैं एग्जाम के टाइम पर, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारी हेल्प होती है। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंट के थ्योरी पार्ट को लेकर, और सेकंड वीडियो होगा इसके न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सारी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग नोट डाउन करते जाओगे और उसको लिखते जाओगे, जिसमें मैं डेफिनेशंस भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल पार्ट। अगर किसी बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा है तो वो मेन क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस ज्यादा है वो उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। तो फटाफट बच्चों कॉपी और पेन उठा लें और फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनल अकाउंट? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। ये फाइनल अकाउंट क्या होता है और इसके बनाने के उद्देश्य क्या है? तो फटाफट इसके जो आंसर है उसको नोट डाउन करोगे। तो फाइनल अकाउंट का डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग क्या होती है? बहुत सारे जो डेटा होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है, एक इंसान बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख सकता है, दैट्स वाई उसको रिकॉर्ड करना है डेट वाइज। अच्छा, क्लासिफाइंग अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं कि राम से हमने कितना सामान खरीदा, श्याम को हमने कितना बेचा, ये सारी चीजें। एंड समराइजिंग एक समरी तैयार करते हैं, आपको पता ही है, स्टेटमेंट, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं ऑफ द वेरियस ट्रांजैक्शंस, जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एंडली हम लोग जो पता करते हैं वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बिजनेस क्यों किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। और अगर पैसा कमाना है तो उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को जानने की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे लास्ट में क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों का पूरे ट्रांजैक्शन साल भर कर लिए जाते हैं और साल के अंत में हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा व्हिच गिव द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या बनाया जाता है? तो याद रखोगे, इसमें बनाया जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसको ट्रेडिंग और पीएल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पीएल अकाउंट जैसा आपने पढ़ रखा होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस भी करेंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे बनाया जाता है ट्रेडिंग और पीएल। ट्रेडिंग से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल से पता चलता है नेट प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग को पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों के बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, और हम लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन द एरियर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, और इसमें कौन कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं डिस्क्लोज होते, नहीं पकड़े जाते, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है फिर भी वो एरर्स होते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है, जर्नल और लेजर पढ़ाने के बाद आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल लेजर वी हैव टू करेक्टिफाई एंड रेक्टिफाई। हम लोग को चेकआउट करना पड़ता है, एनालाइज करने पड़ती है कि जर्नल और लेजर जो है वो सही बना है या गलत बना है। क्योंकि देखो, जर्नल आप कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग करना है। लेजर का कुछ भी बैलेंस आ सकता है, वो तो हम लोग बुक से देख रखा है ना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। बट नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग चेकआउट कैसे करेंगे? तो जर्नल और लेजर को चेकआउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपको पता है कि लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक। और जब हम लोग सारे उसके बैलेंसेस को लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट में, तो वो इक्वल हो जाता है। नाम ही है ट्रायल बैलेंस, दोनों ट्रायल कर जाते हैं ना। बैलेंसेस जो हैं लेजर अकाउंट के वो ट्रायल कर जाते हैं, और अगर दोनों मैच कर गए तो हमारा लेजर और जर्नल सही है, और अगर मिसमैच कर गया तो दोनों में से कुछ ना कुछ गलत है, फिर हम लोग रेक्टिफाई खोजते हैं। समझ में आ गया? तो ये है आपके
ट्रायल बैलेंस, अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द J.R. Bartley बॉय, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, ठीक है, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एरर्स। एरर्स होते क्या हैं एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जाम्पल। कौन कौन से टाइप्स हैं एरर्स के जो उसमें हम लोगों को निकालने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, तो वो एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट पढ़ लेनी है, व्हाट इज द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। देखो, एक जर्नल एंट्रीज तो जरूर आएगी, आप इसको कर लोगे और ये आपके लिए 15 मार्क्स के लिए बहुत ही आसान होगा। देखो, पैटर्न तो आपको पता ही है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहला तो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों को, जो आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जो 1 मार्क्स के हो सकते हैं, ठीक है, या उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सेकंड आएंगे 5 मार्क्स के 2 जो कंपलसरी है, 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन। ज्यादा चांसेस है 80% की थ्योरी ही रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाए कि छोटा सा क्वेश्चन, हायर परचेज सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम, ठीक है, सपोज, या व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, क्लियर। तो छोटा क्वेश्चन 2 आएगा, कंपलसरी रहेगा। बाकी जो आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से चूज करके आपको 4 बनाने हैं, ठीक है, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मैच करके रहेंगे, सब एक दूसरे में ऑप्शनल है, मतलब 7 में से चुन के आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बनाने हैं। अब आप ये ध्यान में रखोगे कि कौन से 4, सर न्यूमेरिकल या थ्योरी या दोनों मिलाकर, कोई भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, एज पर योर स्ट्रेंथ। तो आप थ्योरी से कर लो, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वीडियो का रहेगा उससे वीडियो कर लोगे और इसमें इसे देख लोगे। और अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप प्लीज इसमें कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये वीडियो और उसमें और मैं क्या एफर्ट्स लगा पाऊं। और अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो फिर मुझे इतना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज और प्लीज, अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें और देखें और सारी कमेंट्स को करें कि सर आप ये बता दो, ये बता दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर लेने, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो हायर परचेज के डेफिनेशंस की बात की जाए तो हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर बाय द ओनर ऑफ द गुड्स लेट्स देम ऑन हायर फॉर periodical payments by the hirer upon an agreement that when a certain number of payments have been completed, the absolute property in goods will pass to the hirer. याद रखोगे, हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक ऐसा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट तो जानती हो, जो पीरियोडिकल होता है, ठीक है, आपको हर महीने, हर साल या 6 महीने या 3 महीने में आपको एक इंस्टॉलमेंट देने रहती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट तक वो गुड्स आपके पास तो रहता है, लेकिन उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम, जिसमें एक हायर परचेजर होता है जो गुड्स को खरीदता है, एक हायर वेंडर होता है जो गुड्स को बेचता है एज ए इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो नोट डाउन करोगे, इट इज रिलेटेड विद द क्रेडिट परचेज एंड सेल। सबसे पहला ये क्या है, क्रेडिट परचेज एंड सेल, उधार खरीद बिक्री है। दूसरा, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, एक सामान जो बेच रहा है, एक सामान जो खरीद रहा है, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है, ठीक है। द हायर परचेज प्राइस इज हायर देन द कैश प्राइस, हमेशा याद रखोगे हायर परचेज प्राइस जो होता है वो कैश प्राइस से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कि मान लो कि हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपए की कार हमने खरीदी, 1 लाख रुपीस की हमने कार खरीदी। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट पर देना चाहते हैं, ठीक है, सपोज दैट इंस्टॉलमेंट पर देना चाहते हैं, तो मान लो 10,000 रुपए महीने का हो गया या हर 10,000 रुपए साल का हो गया, तो 10 साल तक मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन क्या बताओ, इंस्टॉलमेंट हम लोगों को कैश प्राइस के बराबर देना है या ज्यादा। हमेशा याद रखोगे हम लोग कुछ पैसा थोड़ा ज्यादा देते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को 11 इंस्टॉलमेंट देने, तो 10,000 रुपए करके अगर 11 इंस्टॉलमेंट दोगे तो 1,10,000 रुपए देंगे। 1 लाख के बदले हम लोग कितना दे रहे हैं, 1,10,000। तो 10,000 जो रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट में कुछ पैसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि हम लोग गुड्स किसमें खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है। और जो कैश प्राइस से ज्यादा होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो पॉइंट कहा गया है कि हायर परचेज प्राइस इज हायर देन द कैश प्राइस। नेक्स्ट कहता है
हायर परचेजर जनरली मेक अ डाउन पेमेंट। आपको पता ही है, कुछ भी मोबाइल, आपने गाड़ी या कुछ भी चीजें आपने खरीद रखी होगी, डाउन पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, डाउन पेमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो हम पेमेंट करते हैं, जैसे मान लो 1 लाख की कार है, हम लोग स्टार्टिंग में 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपए दे दिए, बाकी जो अमाउंट बचे, रेस्ट अमाउंट उसको इंस्टॉलमेंट करवा लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द सेलर विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट तक सेलर के पास रहता है। देखो, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हो पूरा, तो ओनर क्या करता है, वो सामान, वो गुड्स वापस ले लेता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यही पूरा का पूरा हायर परचेज सिस्टम है जो हम लोग इंस्टॉलमेंट देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ लेनी है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स फीचर्स। पार्टनरशिप क्या होती है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ये पढ़ लोगे, और इसमें पार्टनरशिप डीड जो होते हैं वो भी आप लोग जरूर देख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए आप लोग लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the person who have agreed to the shares profit of the business which are carried by all or any of them acting for all। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा पार्टनरशिप का डेफिनेशन। ओन वर्ड्स में लिखना चाहो तो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि दो या दो से ज्यादा, 2 and more person join together to start a new business venture। ठीक है, ऐसे करके अपने ओन वर्ड्स में भी लिख दोगे। कंक्लूजन लिखने के बाद इसमें हम लोग को लिखना क्या है, फीचर्स। तो पार्टनरशिप तो आप लोग जानते ही हो, दो लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं, मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, मैक्सिमम कितने होते हैं 50 मेंबर से ज्यादा हम लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। उसके बाद आप लोग फीचर्स की ओर चलोगे, तो फीचर्स में पॉइंट वाइज लिखोगे। सबसे पहला बुलेट पॉइंट बनाओगे 2 and more person, उसमें डिफाइन कर दोगे पार्टनरशिप में कितने होते हैं, मिनिमम 2 and मैक्सिमम 50 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक, दूसरा एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप हम लोग बना रहे हैं, चलो हमको आप पे भरोसा है, आपको मुझ पे भरोसा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना कि हम लोग जो जिस बातों पर एग्री कर रहे हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स में लिख लें, उसको पेपर वाइज कर लें, जिसको पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। तो पार्टनरशिप में सबसे जरूरी होता है एग्रीमेंट। बिना एग्री किए आप पार्टनर्स नहीं बन सकते। इज इट क्लियर? तो एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। सबसे पहले याद रखोगे कि पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है, और दूसरा वो लॉफुल होना जरूरी है। जैसे मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि चलो बैंक रॉबरी करते हैं और 50-50 बांट लेंगे, तो ये हमने आपको ऑफर तो किया, एज ए पार्टनरशिप भी आपको दिख रहा है, बट क्योंकि ये लीगल नहीं है तो इलीगैलिटी की वजह से ये पार्टनरशिप नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो कि ये हम लोगों ने किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो हमको आप पर भरोसा नहीं है, चलो कोर्ट में चलते हैं, एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि हम लोग बैंक रॉबरी कर रहे हैं और आधा आधा पैसा बांटेंगे, या हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, हम लोग इतने इतने का पार्टनरशिप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो इलीगल जो बिजनेस होते हैं वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता, तो लीगल बिजनेस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे प्रॉफिट शेयरिंग। तो एग्रीमेंट ही होता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए। अगर हम एग्री करते हैं जिस प्रॉफिट रेशियो पर, हम उसमें बांटेंगे, और अगर हम लोग एग्री नहीं करते हैं, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो आपने पढ़ ही रखा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैरिंग ऑफ द बिजनेस। कैरिंग ऑफ द बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बिजनेस को सारे पार्टनर्स जो है वो मिलकर चलाएंगे, या उसमें से एक सबके लिए काम करेगा। देखो, पार्टनरशिप का एक जो मेन फीचर है वो ये है कि कोई भी पार्टनर सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता। जैसे सपोज कि हम लोग सारे पार्टनर्स हैं, वी आर पार्टनर्स। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, उससे पैसा, जैसे मान लो हम लोग पेन का बिजनेस करते हैं, आज मैंने 2 पेन बेचे जिसमें मान लो 20 रुपया मैंने कमाया, तो क्या ये 20 रुपया पूरी की पूरी मेरे पॉकेट्स में जाएगा, या हम लोग सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सारे में। तो कोई भी एक काम, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी एक काम वो पर्सनल नहीं करता, क्योंकि उसका इफेक्ट सारे पार्टनर्स पे पड़ता है। अगर एक पार्टनर लोन भी लेता है तो उस लोन का बर्डन जो है सारे पार्टनर्स पर पड़ता है। समझ में आ गया? तो फर्म में कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है, उसका इफेक्ट सारे पर पड़ता है। क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहता है नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग नहीं होते, दोनों का अस्तित्व, एंटिटी मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब अस्तित्व, दोनों एक होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई लोन ले रहे हो, तो अगर वो फर्म से आप लोन नहीं भर पाते हो तो आपको पर्सनल पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका ये एक फीचर्स है, इसीलिए इसको कहते हैं कि हम लोगों का जो सेपरेट एंटिटी है इसमें नहीं होता, इसमें ज्वाइंट एंटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप का एक और फीचर है कि इसमें लायबिलिटीज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। आप लोग को पढ़ लेने हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इंट्री सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डबल इंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल इंट्री सिस्टम क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सर डबल इंट्री सिस्टम होता है डेबिट और क्रेडिट, तो सिंगल मतलब सिर्फ एक लिख दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सिंगल एंट्री सिस्टम का कहीं से भी मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ डेबिट लिख दो या सिर्फ क्रेडिट लिख दो। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, मतलब जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है उतना याद नहीं रख सकता। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब हम सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो भी हम लोगों को जरूरत है बस उसी चीजों को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसको तो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है, प्रोविजन कितना बनाया, रिजर्व कितना बनाया, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, मशीन कितनी खरीदी, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अब बताओ, उससे भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक जो ठेला लगा रहा है, एक ठेले वाले को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, वो अपना कैलकुलेशन रखता है कि नहीं रखता है? तो ठेले वाला जो गोलगप्पा बेच रहा है, क्या वो अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, डेबिट क्रेडिट लिखता होगा, अपने ठेले का डेप्रिसिएशन निकालता होगा? नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो। तो याद रखोगे, वो जो भी रिकॉर्ड्स करता है उसी को हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं, मतलब वो नेसेसरी, जो भी उसको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से वो रिकॉर्ड करता है। जैसे हमने कितना का रॉ मटेरियल खरीदा गोलगप्पे बनाने के लिए, कितना कितना उधार खरीदा, किसको किसको हमको पैसे देने, मैंने किनको किनको बेचा, आज कितना पैसा आया कैश में, और कितना मैंने उधार बेचा, उनका नाम लिख देता है, ठीक है। तो जितनी जरूरत है प्रॉफिट लॉस के लिए वो उतना ही रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस कर लेनी है। देखो, डेप्रिसिएशन से आपके हो सकते हैं न्यूमेरिकल आए, लेकिन डेप्रिसिएशन का थ्योरी भी आप कर लोगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और इसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो इतने सारे जो है क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, मैंने थोड़े बहुत समझा भी दिए। आपके पास इसका जो नोट्स होगा वो प्रोवाइड होगा ही, या बुक होंगे, आप बुक से भी देख सकते हो। अगर किसी भी बच्चे के पास बुक्स नहीं है या नोट्स नहीं है तो वो प्लीज कमेंट करेंगे कि सर मुझे प्रोवाइड करवा दें, तो मैं उन्हें पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे पढ़ लोगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये हेल्पफुल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आपका प्रैक्टिकल का, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के होंगे, उसमें मैं और भी चीजें डील कर दूंगा। जैसे अगर इसमें कुछ पार्ट बच गया कि सर ये नहीं समझ में आया, इसको एक्सप्लेन कर दे, तो मैं उसे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गई बात। और पहला जो एंट्री है, जर्नल एंट्रीज जो मैंने बताई कि आने के चांसेस ज्यादा हैं, मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसे भी डील कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लोगे कि आपको कौन कौन सी एंट्रीज लिखनी है 15 मार्क्स के लिए, आप कितना लिखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं बताऊंगा किस किस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल पढ़ने और किस किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। 2-4 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व भी करके दिखाने वाला हूं। तो चलो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और अगर यह हेल्पफुल है तो भी कमेंट करें। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।